नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बाइंग वर्सेस रेंटिंग ऑफ अ कार के बारे में। फाइनेंशियल वीडियो है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। काफ़ी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से मैं आपके सामने ये वाला पॉइंट रखूंगा। आइए समझते हैं। दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सर करी है ऑफ क्लासेस ने। ऑफ क्लासेस एक कॉमर्स लर्निंग ऐप है जिसके थ्रू आप क्लास 11th और क्लास 12th के सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स बहुत प्यार से और आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों मैं दो बातें एकदम क्लियरली बता देता हूं आपको फिलहाल कि यहां पर बाइंग का मतलब है कि मैंने एक गाड़ी खरीद ली, और रेंटिंग का मतलब देखिए आजकल दो बिजनेस मॉडल्स चल रहे हैं रेंटिंग के। एक तो सबसे पहला ओला और उबर वाला जो बिजनेस मॉडल है कि यार आप लोगों ने एक टैक्सी बुक करी, आप एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे टैक्सी की मदद से जाते हैं, तो ये है टैक्सी मॉडल। और एक दूसरा है रेंटिंग ऑफ अ कार मॉडल, जैसे कि जूम कार्स का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि आप लोग कार को आप लोग अपने पास हायर कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, गाड़ी चलाओ और जब तक मन है तब तक चलाओ, उसके बाद वापस जूम कार्स को अपनी गाड़ी दे दो। तो यहां पर मैं ओला उबर वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। किसी और वीडियो में मैं इस जूम कार वाले कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं ओला और उबर की। आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं कि क्या मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जब हम छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि हम लोग सब ऑलमोस्ट मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, तो हमारे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कि एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए, आलीशान सी एक गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन होता है कि क्या आप लोगों को गाड़ी खरीदनी चाहिए, वेदर यू हैव टू बाय द कार, या फिर आपको टैक्सीज प्रेफर करने चाहिए, आपको ओला उबर जैसी जो सर्विसेज हैं आपको वही प्रेफर करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसी की फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहता हूं, फाइनेंशियली लिटरेट मैं आपको करना चाहता हूं कि यार व्हाट इज द कॉस्ट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बाइंग एंड व्हाट आर द कॉस्ट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टैक्सीइंग। आइए दोस्तों जरा इसको डिटेल में समझते हैं, लेकिन उसको समझाने से पहले मुझे आपको डिस्काउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर मेरे पास ईयर 1 में मेरे पास 10 रुपए हैं और यहां पर ईयर 2 में मेरे पास 10 रुपए हैं। ईयर 1 ऑब्वियसली पहले आता है और ईयर 2 बाद में आएगा। तो आप क्या बता सकते हैं कि या इन दोनों की वैल्यू सेम है, या ईयर 1 की वैल्यू ज्यादा है, या ईयर 2 की वैल्यू ज्यादा है? बताइए दोस्तों। ईयर 1 में मेरे पास 10 रुपए हैं, ईयर 2 में मेरे पास 10 रुपए हैं, किसकी वैल्यू ज्यादा है या दोनों की वैल्यू सेम है? और दोस्तों मुझे बताना पड़ेगा आपको कि ईयर 1 में अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू ईयर 2। दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है एक, और एक इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट होता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हम लोगों को सभी को पता है कि हर साल इन्फ्लेशन होता है और उसके कारण हमारे पास जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसकी जो ईयर 1 में जो 10 रुपए हैं, अगर इन्फ्लेशन का रेट और अपॉर्चुनिटी का रेट दोनों मिलाकर मैं अगर 10% मानता हूं, तो ईयर 1 में अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और ईयर 2 में अगर 10 रुपए इंटू 1.1, क्योंकि मुझे 10% बनाना है, तो ईयर 2 में उसकी वैल्यू अगर 11 रुपए है तो इन दोनों की वैल्यू अब सेम है। तो ऑब्वियसली ईयर 1 में 10 रुपए, ईयर 2 में मेरे पास 10 रुपए हैं, तो ऑब्वियसली ईयर 1 में मेरी कमाई ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा नेटवर्थ है। आपको वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो मुझे फ्यूचर वैल्यू में जाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना था, जैसे 10 रुपीज इंटू 1.1। अगर मुझे फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू में आना है तो ऑब्वियसली दोस्तों मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। आपको ये छोटा सा फंडामेंटल समझना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर मैं 2 साल बाद की बात करूं तो 10 रुपीज इंटू 1.1 इंटू 1.1, आपके पास 2 साल बाद की वैल्यू आ गई। और अगर फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में मुझे रखना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू को और मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1.1 इंटू 1.1। इन दोनों को मैंने डिवाइड करा है, तब जाके मेरी वैल्यू 10 रुपए आई है। दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जो है वो इतने आराम से समझ नहीं आता लोगों को। जनरली वो बस कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ऐसे नहीं होता है। डिस्काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है।
मैं आपको अगर यही बोलूँ, एक एग्जाम्पल दूँ कि कोई इंसान मुझे कह रहा है कि भाई मैं तेरे को आज 1 लाख रुपए दे देता हूँ या फिर मैं तेरे को फ्यूचर में 1 लाख रुपए दूंगा, आप क्या ऑफर चूज करेंगे दोस्तों? ऑब्वियसली आप कहोगे मैं आज 1 लाख रुपए लेने को तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं सेपरेट कर दूं, डिफरेंट कर दूं, आज मुझे कोई 95,000 दे रहा है और 1 साल के बाद मुझे कोई अगर 1 लाख रुपए दे रहा है, अब बताइए दोस्तों मैं क्या चूज करूंगा? अज्यूमिंग दैट माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो रेट है दैट इज 10%। तो दोस्तों पहले मुझे इन दोनों को एक जगह लेके आना पड़ेगा। तो या तो मैं प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाऊंगा या तो मैं फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों फ्यूचर को प्रेजेंट पे लेके आ जाते हैं। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1.1। तो अगर मैं 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 करूंगा दोस्तों, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 90,909 रुपीज। इसका मतलब अगर फ्यूचर में मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है तो उसकी आज की वैल्यू 90,000 है, और दूसरा इंसान मुझे कह रहा है कि मैं तेरे को आज 95,000 दे दूंगा, तो दोस्तों मुझे 95,000 को ही चूज करना चाहिए। अब जो फाइनेंशियली इलिटरेट लोग होते हैं वो तो कहेंगे फ्यूचर में तो 1 लाख मिल रहा है, लेकिन भाई वो मुझे 1 साल बाद मिल रहा है, तब इन्फ्लेशन के रेट्स वगैरह बढ़ जाएंगे। तो आई बिलीव आप लोग इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए कि यार एग्जैक्टली मैं किस डिस्काउंटिंग की बात कर रहा हूं। सीएस में और फिर बीकॉम वगैरह में तो खैर कम होता है, लेकिन सीए सीएस इन सब में बहुत ज़्यादा डिस्काउंटिंग के बारे में सिखाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आइए दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं, बाइंग वर्सेस रेंटिंग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फिलहाल, तो दोस्तों मैं एक गाड़ी को बाय कर रहा हूं लेटेस्ट से 5 लाख रुपए में, एक बेसिक मॉडल में, किसी फैंसी कार की बात नहीं कर रहा, मैं एक बेसिक कार की बात कर रहा हूं और मैंने 5 लाख में गाड़ी खरीदी। ऑब्वियसली मुझे उसका डाउन पेमेंट देना पड़ेगा 20% जो होता है, तो वो मुझे आज ही देना पड़ेगा। उसकी वैल्यू हो गई दोस्तों 1 लाख रुपए। दोस्तों उसके बाद बारी आती है ईएमआई की। ऑब्वियसली आपका 4 लाख का लोन अमाउंट है। नए गाड़ीज में ऑन एन एवरेज 8% का इंटरेस्ट होता है और मैंने 4 साल के लिए लोन ले रखा है। तो मेरी जो ईएमआई बनती है वो होगी 9765। बहुत सारे दोस्तों कैलकुलेटर्स होते हैं, आप गूगल में अगर सर्च करेंगे ईएमआई कैलकुलेटर तो आपको मिल जाएगा। 4 लाख रुपए 8% के हिसाब से 4 साल के लिए 9765। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा और आगे लेके जाएं तो 1 साल की ईएमआई कितनी होगी? जितनी भी मंथली ईएमआई है मल्टीप्लाइड बाय 12, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1,17,180 रुपए। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि हर साल मुझे अगले 4 साल के लिए 1,17,000 समथिंग मुझे ईएमआई के तौर पे बैंक वालों को देना पड़ेगा। दोस्तों ये सब है मेरी फ्यूचर वैल्यूज। आप जैसा देख सकते हैं ईयर 1 में मैंने 1,17,000 दिए, ईयर 2 में दिए, ईयर 3 में दिए। इन सब को मुझे प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आना पड़ेगा, तभी तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। और दोस्तों इन सभी को मैं जब प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आऊंगा तो मेरी जो वैल्यू बनती है 4 साल की वो है 3,71,449। करके देखिएगा दोस्तों आप लोग। उसके बाद गाड़ी के साथ कुछ और भी कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट। एक मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूं 25,000 रुपीज का। उसके बाद दोस्तों आता है इंश्योरेंस कॉस्ट। एक नॉर्मल गाड़ी में 20,000 का इंश्योरेंस लगता है और छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं दोस्तों तकरीबन 10,000 रुपए के। दोस्तों एक बेसिक अजम्पशन भी है जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैं इस गाड़ी को 8 साल के लिए यूज करूंगा, ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि यार हम कितने साल खर्चा करते रहेंगे। तो मैं इस गाड़ी को 8 साल के लिए मैं इसको यूज करने वाला हूं। अब दोस्तों बात करते हैं जरा पेट्रोल के प्राइसेस की, फ्यूल प्राइसेस की। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक महीने में कितने किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं दोस्तों, आराम से गाड़ियां जो है वो 1500 किलोमीटर आराम से चलती है। यस दोस्तों सीरियसली 1500 किलोमीटर आराम से चल जाती हैं। और मैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे मैं महानगरों की अगर बात करूं तो वहां पर ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि आप कोई सी भी गाड़ी खरीदो आपको 12 से ज्यादा का एवरेज, आपकी जो माइलेज है 12 से ज्यादा की आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप 1500 किलोमीटर को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको एक महीने में 125 लीटर पेट्रोल आपका यूज होगा। अगर आप उसको फिलहाल जो करंट रेट है 95 रुपीज अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉस्ट आती है दोस्तों जो पूरे साल में आपको पेट्रोल के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। हम इसको राउंड अबाउट 1,40,000 रुपए के आसपास मान लेते हैं। तो फ्यूल कॉस्ट जो है वो आपकी हो गई है 1,40,000 रुपए।
दोस्तों जो आपके जो ईयरली चार्जेस हैं उसको अगर आप टोटल करें तो वो आपके पास आएगा 1,95,000 का। और दोस्तों ये 4 साल के लिए नहीं, ये हम 8 साल के लिए खर्चा करेंगे। तो हर साल 195, 1,95,000, 1,95,000, 1,95,000 में खर्च करता रहूंगा। और दोस्तों अगर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10% के हिसाब से सोचेंगे तो वो आती है हमारे पास 10,40,311 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, इतना हम लोग मेंटेनेंस में, मिसलेनियस में, पेट्रोल में और इंश्योरेंस में हम लोग खर्च कर देते हैं। और दोस्तों ये तो मैंने डिस्काउंटेड वैल्यू की बात करी है। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट को हटा दूं तो तकरीबन 17-18 लाख का ये खर्चा हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। उसके बाद भाई मेरे पास गाड़ी है और 8 साल के बाद मैं गाड़ी को बेचना चाहता हूँ। 5 लाख की गाड़ी 8 साल के बाद तकरीबन 1 लाख तक की बिक जाएगी। और उसकी भी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा जो कि 0.466 आएगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 46,600 रुपीज का। अगर आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास टोटल जो आपको खर्चा करना पड़ा है वो 14,63,000 रुपीज के आसपास का खर्चा करना पड़ा है दोस्तों। तो अगर आप एक गाड़ी खरीदते हो तो उस पे EMI, पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस 8 साल के लिए तकरीबन 14,60,000 से ज्यादा का आपका खर्चा हो जाता है दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं जरा टैक्सीज की, जो टैक्सी सिस्टम है, ओला है, उबर है और मुंबई में नॉर्मल टैक्सीज चलती है, मैं अगर उस सिस्टम की बात करूं तो आइए अब जरा समझते हैं कि अगर मैं रेंट करता हूं एक गाड़ी टैक्सी वाले सिस्टम में तो कितना खर्चा होगा। दोस्तों कोई डाउन पेमेंट नहीं, कोई EMI नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई मिसलेनियस खर्चा नहीं। दोस्तों आप लोग 1500 किलोमीटर, अभी भी मैं मानता हूं कि आप लोग 1500 किलोमीटर ही ट्रैवल करोगे और ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर का आपको 11 रुपए पे करना पड़ता है। 10 रुपए से लेकर 13 रुपए तक रेंज करता है। अगर हैशबैक है तो 10 रुपए, सिडैन है तो 13 रुपए, तो मैं एवरेज 11 रुपए मान लेता हूं। तो टोटल दोस्तों 16,500 रुपीज पर मंथ का हमारे पास कॉस्ट आ गया। इसको अगर मैं फिर से 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक साल में 1,98,000 रुपीज का हम लोगों ने गाड़ी में खर्चा किया हुआ है दोस्तों, अपने कन्वेंस में, ट्रैवलिंग में। और अगर दोस्तों ये मैं हर साल करता हूं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 हर साल करता हूं, तो इसको भी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊं तो दोस्तों यकीन मानिए कि खर्चा सिर्फ आता है 10,55,340 रुपीज का। यस दोस्तों, यू हर्ड इट राइट। सिर्फ 10,53,000 के आसपास में आप लोग जो है गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप लोग टैक्सी सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अगर आप खरीदते हैं तो आपको तकरीबन 14,63,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग ओला उबर यूज करते हैं तो 10,55,000 के आसपास का आपका खर्चा है। तो रफली ये जो डिफरेंस है वो 4,07,760 रुपए का है, विच इज अ मेजर एक्सपेंस दोस्तों। 8 साल में 4,07,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे करे हैं। लेकिन दोस्तों ये वाली जो कहानी मैंने अभी तक आपको बताई है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने फाइनेंशियल पैरामीटर आपके सामने रखा है, सिर्फ मैंने आपके सामने पैसा रखा है। ऐसे वो लोग सोचते हैं जो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम करते हैं प्रिसाइजली, और उसके बाद वो लोग सोचते हैं जिनके जिंदगी में पैसे से उठकर कुछ और आगे है ही नहीं। वो हर चीज पैसे के हिसाब से ही सोचते हैं, यहां पर ये खाऊं ना खाऊं, कितना पैसा लगेगा कितना नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों जिंदगी में पैसे से ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक गाड़ी है तो दोस्तों मैं आपको गाड़ी होने के फायदे बताता हूं। सबसे पहला, रात को दोस्तों कोई इमरजेंसी हो गई है, आपको कहीं पर जाना है, या फिर आपका मन कर रहा है घूमने का, या फिर घर में कोई सडन मिसहैप हो गया और आपको जाना है, घर वालों को लेकर जाना है, तो दोस्तों उस टाइम थोड़ी ना आप उबर और ओला करते रहेंगे। और आपने रात को देखा होगा, रात के टाइम पर जनरली उबर और ओला आने में भी टाइम लगाते हैं और कैंसिलेशन भी बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों ऐसे मुश्किल कंडीशन में अगर आपके पास एक कार है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आप समझ रहे हैं मैं क्या आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल पैरामीटर्स में नहीं जज कर सकते चीजों को, आपको इमोशनल फ्रंट पे भी चीजों को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स में जानी है तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। संडे को आप उठे और आपको लग रहा है कि चलो ठीक है लॉन्ग ट्रिप में जाना है, जैसे कि हम लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, तो अगर लॉन्ग ट्रिप का मन करा, ऋषिकेश का मन कर गया, वृंदावन का मन कर गया, आगरा का मन कर गया या जयपुर का मन कर गया, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं होता दोस्तों। हमें सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल भरवाना होता है, खाने पीने का सामान
सामान रखना होता है और निकल लो भैया घूमने फिरने के लिए। तो दोस्तों ये एक बेनिफिट मिलता है जब आप एक गाड़ी को ओन करते हैं, लेकिन ये बेनिफिट आपको रेंटल्स में नहीं मिलता है। लोग कहेंगे कि रेंटल्स में भी आप आउट ऑफ टाउन बुक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें आपके साथ एक शॉफर, एक ड्राइवर भी होगा, उसको हर जगह लेके जाओ, तो एक फैमिली स्पेस जो है वो किल हो जाता है अगर आप ओन नहीं करते हैं कार को, अगर आप टैक्सी सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव दोस्तों जूम कार्स वगैरह भी है, लेकिन उसको भी आपको थोड़ा पहले से ही सोचना पड़ता है। वो आप ये नहीं कर सकते सवेरे आपका मन कर रहा है आप जूम कार कर रहे हो, पता नहीं किस टाइप की गाड़ी आए, जब तक गाड़ी आएगी 12-1 बज जाएंगे संडे, फिर उसके बाद कहाँ ही लॉन्ग ट्रिप में आप लोग जाएंगे। तो आपको हर बार फाइनेंशियल फ्रंट पे नहीं सोचना होता दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको इमोशनल फ्रंट पे भी सोचना पड़ता है। फाइनेंशियल फ्रंट पे सिर्फ वो सोचते हैं जो सिर्फ हर चीज़ को पैसों में मापते हैं, लेकिन दोस्तों जिंदगी सिर्फ पैसों की नहीं है, ऊपर भी चीज़ें हैं। दोस्तों अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये भी फायदे हैं, ये भी नुकसान है। हम लोग विल लव टू हियर इट फ्रॉम यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट वगैरह करते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा। शेयर ज़रूर करिएगा उन यंगस्टर्स को जो डिसाइड कर रहे हैं कि यार क्या हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, उन तक ये वाली वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। जो कॉलेज वगैरह में है या फिर जो 25 ईयर्स तक हैं जो यंगस्टर्स, उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहे हैं कौन सी गाड़ी खरीदे नहीं खरीदे। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है दोस्तों, ज़्यादा फैंसी कार के पीछे मत जाइए। अगर आपको कार चाहिए 3.5, 4, 4.5 लाख की काफ़ी अच्छी खासी हैचबैक आ जाती है, गो फॉर इट। या फिर आप लोग सेकेंड हैंड कार भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी सारे कॉस्ट तो आपके सेम ही रहते हैं, बस आपका EMIs वगैरह जो है वो थोड़ा सा कम बनता है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी सस्ती होती है। तो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। और कैसी वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं आप लोग, कौन सा फाइनेंशियल पैरामीटर है जो आप लोग सोचना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एंड विल मेक श्योर अगली वीडियो उसी के ऊपर हम लोग बनाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।